गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं सर विक्रम, योर अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता, हमने अभी लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया वो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को डिस्कस किया। इन तीनों के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हमें आइडेंटिफाइड करना है। उससे रिलेटेड मैं छोटी सी बात यहाँ डिस्कस करूंगा ताकि मैं चैप्टर कंटिन्यू कर सके। और आज का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आउटरो दूं आपको, थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो क्या है इस चैप्टर का बेसिक मतलब? इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अब तक जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसमें था विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसी एरर, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी जिसे हमें रिकॉर्ड करना पड़े, जिसे हमें लिखना पड़े। लेकिन अब हमारे सामने कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, जो गलतियां हो सकती हैं, जो एरर्स हो सकती हैं, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिनको हमें यहाँ रेक्टिफाई करके लिखना है, या जिनको हमने लिखा नहीं है उनको भी हमें लिखना है। या कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे एरर या कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स जो भूल गए लिखना, और उनको हमें यहाँ लिखना है, उन्हें हम एडजस्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। और इसको बताने से पहले, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, मैं आप लोगों के साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं और रिवेन्यू आइटम्स कौन से होते हैं। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर से पहले हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, और ये पढ़ा था, ये समझा था कि जो कैपिटल आइटम्स होते हैं उसमें दो प्रकार के आइटम्स को हम शामिल करते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। ऐसे ही रिवेन्यू आइटम्स में हम दो आइटम्स को डिस्कस करते हैं, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स। सर, हम ये क्यों समझ रहे हैं? देखिए, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, कैपिटल रिसीट्स कहां जाती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स कहां जाती हैं। यदि आपको ये पता है तो आप इजीली अपने ट्रांजैक्शन, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से यहाँ पे बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो सिंपली आप इसको समझेंगे any amount spent on purchase of any fixed assets or increasing the life of any fixed assets, that is to be known as capital expenditures। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, यदि आप मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी खरीदना आपका क्या है? एसेट्स को एक्वायर करना है। अगर आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यदि आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली, जैसे कि स्कूटर, कोई व्हीकल, और उसको आपने वर्किंग कंडीशन में लेकर आना है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आपने उसकी रिपेयर ओवरहॉलिंग करा ली, तो दैट इज आल्सो टू बी टर्म्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स एसेट्स के एक्विजिशन पर या उसकी किसी प्रकार की वैल्यू को क्या करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए ये एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे में 20 या 12 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। सपोज करिए 12 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो अगर मैं इसमें 15 या 20 लोगों के बैठने की कैपेसिटी जितना इस कमरे को कर दूं या बड़ा बना दूं, तो ये जो खर्चा होगा वो किस नेचर का खर्चा होगा? दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के नाम से बुलाएंगे। या फिर आप एग्जांपल लीजिए सिनेमा हॉल का, जहां पर मान लीजिए 100 पर्संस के बैठने की कैपेसिटी है और वहां पर कुछ स्पेस खाली पड़ा है जहां पर हम और भी सीटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ये सपोज करिए 20 से 30 सीट्स और अरेंज कर सकते हैं। अगर हम वो सीट अरेंज कर दें तो वहां पर ये जो खर्चा हमने किया वो कैसा खर्चा होगा? हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। लेकिन अगर उसी सिनेमा हॉल के अंदर एक एंट्री है और एक ही वो एग्जिट है, उसकी जगह में एक एग्जिट और लगा दूं और वो जो खर्चा मैं कर रहा हूं उसके ऊपर, तो वो कैसा खर्चा माना जाएगा? दैट इज ऑफ रिवेन्यू नेचर, क्योंकि उससे उसकी कैपेसिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, केवल हमने एक एडिशनल रास्ता बनाया है जहां से लोग आसानी से निकल सके।
उसकी सीटिंग कैपेसिटी में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो वो रिवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल नेचर के खर्चे कौन से होते हैं? वो सारे खर्चे जो फिक्स एसेट्स पर किए जाते हैं, उनके एक्विजिशन पर किए जाते हैं, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। दूसरा, कैपिटल रिसीट्स। ये कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? अगर कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करें तो ऐसी रिसीट्स, ऐसी इनकम्स जो कि कैपिटल नेचर की होती है। जैसे कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस की? कैपिटल इंट्रोड्यूस की। साथ ही साथ मान लीजिए आपने शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट किया, डिबेंचर इशू करके पैसा कलेक्ट किया, या किसी प्रकार से बैंक लोन लिया, उससे आपके पास पैसा आया। तो इस प्रकार का जो पैसा आपके पास आता है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट्स। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? कैपिटल रिसीट्स के नाम से बुलाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। नाउ टाइम टू नो कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मैं कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पर जाते हैं, कहां लिखे जाते हैं। तो दीज आर टू बी रिटर्न। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये बेसिकली एसेट्स पर किया गया खर्चा होता है, और एसेट्स पर किया गया खर्चा होता है तो ये कहां जाता है? हमारा बैलेंस शीट के अंदर। किसके अंदर जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट में कहां पर लिखा जाता है? एसेट साइड, क्योंकि हम इससे एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इससे हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट्स की, तो ये बैलेंस शीट में कहां लिखी जाएंगी? लिखी जाएंगी बैलेंस शीट के अंदर ही। और कहां पर? लायबिलिटीज साइड, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी रिसीट्स जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, जिसको रीपेमेंट के बारे में हम सोचें, वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसीट्स, लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। तो कैपिटल आइटम्स में से कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है, कैपिटल रिसीट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। एक बात तो ये समझनी है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे को मिलने वाले हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें जो आप ट्रायल बैलेंस जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में देखा था, तो उसमें से आइडेंटिफाइड किया था हमने कि ये भाई बैलेंस शीट में जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो वो समझना जरूरी था वहां पर। उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं थ्रू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू आइटम्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट्स के थ्रू, ताकि आप उन आइटम्स को रिकॉल कर सके, उन आइटम्स को माइंड में पिक्चर बना सके कि कहां पर आपको ये लिखने हैं। अब बात करते हैं रिवेन्यू आइटम्स के बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो सारे खर्चे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके जो रूटीन के खर्चे होते हैं, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में किए जाते हैं। ये खर्चे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जबकि ये खर्चे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनके बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर जो ना वो मिल जाते हैं, उसके बाद हमें दोबारा से करने होते हैं। जैसे कि सैलरी की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट, कोई फैक्ट्री रेंट पेड कर दिया, कोई ऑफिस रेंट पेड कर दिया, किसी प्रकार का कोई खर्चा हमने पेड कर दिया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इस प्रकार के जितने भी खर्चे आपने कर दिए, ऑल आर टू बी टर्म्ड एज योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से बुलाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे कहां जाते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं हमारे या तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इनके अलावा इनको हम कहीं और मेंशन नहीं करते। दूसरा, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? ऑल दोज रिसीट्स व्हिच वी आर एक्वायरिंग, व्हिच वी आर रिसीविंग बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बेचने से जो भी पैसा आपको मिलता है, जो भी अमाउंट आपको मिलता है, दैट इज योर रिवेन्यू रिसीट्स। उनको आप रिवेन्यू रिसीट्स के नाम से जानते हैं। अब रिवेन्यू रिसीट्स में एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फर्नीचर, जो है आपका सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ स्टॉक, जो आप सर्विसेज बेचते हैं, उनसे जो पैसा आया वो सब हमारा इसके अंदर शामिल किया जाता है। या फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, या किसी प्रकार का रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ऑल आर योर रेवेन्यू रिसीट्स। उनको हम कहां लिखते हैं? उनको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है क्रेडिट साइड के अंदर। तो ये हमारे रिवेन्यू आइटम्स है। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर को समझने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में कैपिटल आइटम्स और रिवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, इनमें कैसे डिफरेंस करते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 स्टेटमेंट शामिल करके चलते हैं। कौन कौन सी? एक तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा इसमें हम शामिल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा इसमें हम शामिल करते हैं बैलेंस शीट।
अब ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हीं में ये आइटम्स ट्रांसफर किए जाते हैं, इसीलिए हमें इनका मीनिंग समझना था और जानना था। ठीक है, अब बात करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा मैं आउटव्यू दूंगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर हम कर चुके हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर एडजस्टमेंट्स को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बताइए क्या बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताता है, क्या कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग? सब ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। इससे क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। ये चीजें में से आइडेंटिफाई करनी होती है, ये चीजें में से ढूंढते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? ये बताता है आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट आपको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इनसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। अब ये जो पॉइंट है, दीज आर गिविंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम अपने जो ना खर्चों को, इनकम्स को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं। और ये हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर। सर ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्यों बोला? क्योंकि एग्जैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीजन बीइंग, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अकाउंटिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस है जो हमें इनको ट्रू एंड फेयर पिक्चर देने में रोक देती है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें नहीं दे पाती। तो उनको चेकआउट करने के लिए हमें ये बैलेंस शीट बनानी होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें देती है। अब इनके साथ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एडजस्टमेंट्स। तो कुछ पॉइंट जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं उनको आपको समझना है, उनको आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि मैं ये कहूं कि भाई अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कोई फॉर्मूला हम पार्टिकुलरली यूज करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस कर दें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? आपका ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास होता है प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको मिले तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि भाई नेट सेल्स में से आप माइनस कर दें ग्रोस प्रॉफिट, और अगर ग्रोस लॉस है तो उसे प्लस कर दें, तो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो भी आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक टर्म होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यदि ग्रोस प्रॉफिट आपके पास है तो उसमें ऐड करिएगा ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस करिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट के बेस पे, कि नेट प्रॉफिट के बेस पे हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वहां पर नेट प्रॉफिट हमारे पास होता है, उसमें प्लस करते हैं ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी क्या करेंगे इसमें? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम प्लस कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये बेसिकली हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सर फिर आप हमें क्यों बता रहे हैं? बताने के पीछे छोटा सा रीजन है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो ये टर्म्स फिर से आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारे पास टर्म्स आ सकती हैं।
तो ये आएंगी तो हमें पता होना चाहिए कैसे निकलती हैं, कैसे इनको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा आउटव्यू देखें। तो इस आउटव्यू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस चैप्टर का हमारे सामने, इस चैप्टर में से किन किन पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो एक तो इस पॉइंट का करने वाले हैं कि भाई मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट्स जो किसी अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट होती है, जो किसी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर के बारे में प्रेजेंटेशन देती है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इनमें शामिल होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीनों मिलकर क्या बताती हैं, तो तीनों मिलकर हमें ये बताती हैं इन चार चीजों के बारे में। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी, एक लिक्विडिटी के बारे में, एक सोल्वेंसी के बारे में, और एक फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ये हमें बता सकते हैं। तो ये चार चीजें हमें इससे पता चलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में हमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन एडजस्टमेंट्स में कुल मिलाकर 20 से 22 एडजस्टमेंट्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन पहले मैं आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इन एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट जो हम करेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू क्लोजिंग स्टॉक। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उससे संबंधित हमारी एडजस्टमेंट रहती है। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट हमारी इसमें रहेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो आपने पहले भी कर लिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब आप चैप्टर आपने कंप्लीट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का, तो उसमें भी हमने इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। यहां पर हम लोग थोड़ी सी और एडजस्टमेंट साथ में इंक्रीज करके चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, साथ में एक्रूड इनकम। देखिए मैं सबके मीनिंग आपको बताऊंगा, आप फिलहाल एक बार नोट करें। अनएक्रूड इनकम, ठीक है, ये ग्रुप है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम का। उसके बाद हम एक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देन उसके बाद एक ग्रुप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। इन तीनों का अपना एक ग्रुप रहेगा, ये तीनों इकट्ठे एक ग्रुप में पढ़े जाएंगे, समझे जाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट आएंगी एक ग्रुप के तौर पर फर्दर बैड डेट्स के नाम से। फर्दर बैड डेट्स, उसके साथ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। फिर एक पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये चारों एडजस्टमेंट एक बैच में आएंगे, इकट्ठी पढ़ेंगे इन चारों एडजस्टमेंट को इकट्ठा एक बैच के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इनके अलावा मेरे पास आएंगी कुछ एडजस्टमेंट्स अबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड, अबनॉर्मल लॉस, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे तो लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 2 मिनट का और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद क्लास को आज वाइंड अप करेंगे। आज के एडजस्टमेंट्स के नाम मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको घर से एक बार देख सके, पढ़ सके। इसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि हम कहें गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैलरी, एज डोनेशन, एज फ्री सैंपल्स एंड मैनी मोर।
और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमारे पास इसमें देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। कुछ एडजस्टमेंट्स एक तो हमारे पास और स्पेशल एडजस्टमेंट रहेंगी, जैसे कि मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी हमसे कोई गलती हुई होगी, इसको रेक्टिफाई करेंगे, और वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स रहने वाली हैं जिनको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। होप सो कि आज की क्लास में आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे जो मैंने आपको कराए। मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, इनमें कैपिटल आइटम्स, रिवेन्यू आइटम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट हम इसमें शामिल करके चलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपको क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग, और हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम, प्लस लास्ट वन डेप्रिसिएशन। यानी ये 6 एडजस्टमेंट्स हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना वो बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जितना ज्यादा आप शेयर कर सके उतना अच्छा है। कंसेप्ट क्लैरिटी बेस्ड रहेगी ये क्लास, जिसमें कि आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका तो यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर, इफ यू डोंट हैव प्लीज नोट इट डाउन, 9671925624। You can directly ask your doubts by calling at this number. Thank you very much. My name Vikram. Thank you. Bye bye. Take care. Have a good day.